my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए आगे, आप आगे। उनका आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। अमित शाह का हिम्मत नहीं है कि मैदान में आके लड़े। वो ईडी को देख के चोरी करके इन्फॉर्मेशन ये कराना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त गूंज स्टूडियो से नहीं मुंबई की धरती से हो रहा है। वजह आप भी जानते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन जमकर हमला बोला है ममता बनर्जी पर। यानी महाराष्ट्र से बंगाल तक राजनीति पीक पर है और राजनीति के अगर सेंटर में कोई है तो वो है ईडी। और ईडी की छापेमारी जो कि कल आईपैक के दफ्तर और आईपैक के मालिक के घर पर, आवास पर हुई थी। कल जो बवाल मचा, आज उसकी आग दिल्ली में साफ तौर पर नजर आ रही है और कोर्ट में भी। आज ममता बनर्जी ने जादवपुर बस स्टैंड से लेकर हाजरा चौक तक, ये भवानीपुर में उनका इलाका है, 5.5 किलोमीटर की यात्रा की, पैदल मार्च निकाला, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की और ये मैसेज भी देने की कोशिश कि कल जो मैंने किया वो एकदम सही है। जबकि ईडी ये कह रही है कोर्ट में जाकर कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सरकारी काम में बाधा डालने जैसी बात है। जैसी नहीं, इनफैक्ट बाधा डाली गई है। 3 एफआईआर दर्ज होती है। पहली एफआईआर ममता बनर्जी करती है और कहती है सामान चुराया गया। दूसरी एफआईआर कोलकाता की पुलिस करती है जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने के जो सारे के सारे धाराएं हैं वो रिकॉर्ड की जाती है। और तीसरी आईपैक के मालिक ये एफआईआर दर्ज करवाते हैं जिसमें कहते हैं हमारा सामान चोरी किया गया, हमारी इंफॉर्मेशन चोरी की गई है। इधर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी जरूर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई असंवैधानिक काम भारत की सरजमी पर इस तरीके से संवैधानिक कुर्सी पर बैठा कोई शख्स कर सकता है। अब ये बवाल इतना बढ़ गया कि आज जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जज साहब जैसे ही पहुंचे तो ममता बनर्जी के तमाम समर्थक कोर्ट रूम में पहुंच गए। ऐसी भीड़ जमा हुई कि जज साहब को निकलना पड़ा कोर्ट रूम से बाहर। 14 जनवरी मुकर्रर की गई, लेकिन ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो। मामला राजनीति का, रणनीति का और भ्रष्टाचार का साफ तौर पर मिलता जुलता, अटकता लटकता समझ आ रहा है। शुरू करते हैं गूंज, लेकिन पहले देखिए आज दिल्ली में गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर और वहां बंगाल में सड़कों पर क्या हुआ। गुरुवार को कोलकाता में ईडी की रेड वाली जगह से ममता बनर्जी के हाथ में दिखी हरे रंग की फाइल ने कोलकाता से दिल्ली तक सियासत को सुर्ख लाल कर दिया है। ईडी के एक्शन के विरोध में गुरुवार को ममता ने कोलकाता में विरोध किया तो शुक्रवार सुबह सुबह टीएमसी के सांसद दिल्ली में गृह मंत्री का घेराव करने पहुंच गए। हंगामा बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया, जिस पर टीएमसी और भड़क गई। के 1 महीना पहले वही जाता है छापा डालने और हमारा जितना इन्फॉर्मेशन है, हमारा कैंडिडेट डेटा, हमारा सर्वे डेटा, हमारे जो कैसे रणनीति, हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, वो लेता चोरी करने के लिए। अमित शाह का हिम्मत नहीं है कि मैदान में आके लड़े। वो ईडी को देख के चोरी करके इन्फॉर्मेशन ये कराना चाहते हैं। ईडी की रेड पर ममता की मनमर्जी के बाद अब दिल्ली में भी दंगल बढ़ गया है। बीजेपी इसे लेकर ममता बनर्जी को घेर रही है। बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है। उनका आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। बंगाल की लड़ाई की गूंज महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ममता के इस्तीफे की मांग की है। आप कह रहे हैं कि दीदी को रिजाइन कर देना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि इस प्रकार से देखिए जनता ने कम से कम, मैं ऐसा मानता हूं कि इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ये संविधान को किस प्रकार अपने पैरों तले रोंद रहे और इनको अपनी जगह दिखा। रेड से शुरू हुई लड़ाई अब कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। ममता लाव लश्कर के साथ बंगाल में मार्च कर रही हैं, तो उनके सांसद दिल्ली में 2-2 हाथ।
उधर ईडी हाईकोर्ट में गुहार लगा रही है कि जो दस्तावेज रेड के वक्त ममता और उनकी टीम लेकर गई उन्हें वापस दिया जाए। ममता भी ईडी के खिलाफ कानूनी लड़ाई के लिए एफआईआर करा चुकी हैं। यानी चुनाव से पहले इस रेड ने बंगाल की सियासत में नया रंग चढ़ा दिया है। सारे खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ आपका करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील ईश्वरन भंडारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ में बादल देवनाथ जो कि दीदी का पक्ष रखेंगे, टीएमसी का पक्ष रखेंगे, टीएमसी के समर्थक हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता जी भी जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजीज खान साहब मैं आपसे कर रही हूँ। ऐसा कहाँ देखा है देश में चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब आरोप लग रहे हैं चोरी के, तभी ईडी जो है बाकायदा रेड डाल रही है और ईडी को यह हक है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई कानून में बदलाव किया गया। 2002 से पीएमएलए एक्ट जो कानून है चल रहा है सर, और अचानक ये कहना कि नहीं हमारे सामान की चोरी हो रही है, कहां तक जायज है? देखिए रूबिका जी, आप इस बात को समझिए कि बीजेपी कब तक इन एजेंसियों के भरोसे चुनाव लड़ेगी? कब तक चुनाव लड़ेगी? ईडी, सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग, इनके भरोसे कब तक लड़ेगी? जमीन पर उतरकर काम करना होगा। उसे काम ना करना पड़े, इस तरीके की एजेंसियों की मदद से विपक्षियों को डराना, धमकाना, संविधान का मजाक उड़ाना, जिस तरह कल कार्रवाई हुई, जिस तरह ईडी ने वहां रेड मारा, यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आईटी दफ्तर में, उनके अपने पर्सनल ऑफिस में, वहां से डाटा चुराने का प्रयास किया गया, इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया गया। ये वाकई में दुखद है, ये वाकई में दुखद है। एक बात पूरे देश का अजीज भाई रुकिए, सभी इसके खिलाफ अजीज भाई रुकिए, रुकिए अजीज भाई रुकिए, मैं 2 लाइन से इसको आगे ले जा रही हूँ। आप कह रहे हैं सड़कों पर उतरे बीजेपी, लोगों के बीच में जाए बीजेपी, पिछले 3 बार से तो चुनाव जीती रही है ना? अब मुझे एक बात आप समझा दीजिए कि आप जब भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, आप विपक्ष में लगाना आप लाजमी भी है, ठीक है, समझ में आता है। मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई टेंशन दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव होंगे, खासकर वोटों के लिहाज से, सीटों के लिहाज से। वहां क्यों नहीं रेड डाल रही है ईडी? क्या वजह है? देखिए रूबिका जी, यही मैं कह रहा हूं, जब जब चुनाव नजदीक आता है, बंगाल का चुनाव 3 महीने बाद होने वाला है और इससे पहले भी इतिहास था, चाहे झारखंड का हो, चाहे, अरे सुनिए ना मेरी बात, आप सुन ले, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरी बात सुन ले, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो। नहीं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। ईडी का इस्तेमाल अगर, अजीज भाई नहीं, मेरे सवाल को सुनिए, आप इधर उधर मत जाइए, पॉइंटेड सवाल है मेरा, पॉइंटेड जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा खतरा उत्तर प्रदेश में, अगर भारतीय जनता पार्टी को 240 पहुंचाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी थी, इतना टाइम बीत गया है सर, ये रेड वहां क्यों नहीं पड़ी है? लखनऊ में कहीं पर, उत्तर प्रदेश में कहीं पर, अखिलेश जी के पास कहीं पर, ईडी का इस्तेमाल यहां क्यों नहीं हो पा रहा है? व्हाट इज द रीजन? देखिए रूबिका जी, आपने एक चीज देखा कि आज तक सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे हैं सत्ता पक्ष में, उनके यहां कोई ईडी का रेड पड़ते देखा आपने? कहीं नहीं। एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके यहाँ ईडी का रेड पड़ा हो, सीबीआई उस पर छापा मारी हो। अजीज भाई मैं मान गई, कंप्लीट नहीं, ऐसे नहीं होता है। अजीज भाई मैं मान गई कि ये छापेमारी इधर उधर नहीं कर रहे। मेरे पॉइंटेड सवाल का जवाब दीजिए। सबसे खतरनाक अगर कोई इस वक्त है पॉलिटिकल लिहाज से तो वो अखिलेश यादव होंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, आप लोग सबसे बड़ी पार्टी, उसके बावजूद आपके पार्टी दफ्तर, आपकी स्ट्रैटेजी बनाने वाले किसी प्राइवेट कंपनी पर रेड क्यों नहीं डाली गई ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, आईटी की तरफ से? जस्ट एक्सप्लेन इट टू मी एंड आई विल मूव फॉरवर्ड सर। मैं रूबिका जी बता रहा हूं, नहीं बिल्कुल कह रहे हैं। देखिए अभी चुनाव हमारे यहाँ 27 में है, आगे की परिस्थितियां क्या होंगी क्या नहीं होंगी, इससे पहले हमारे यहाँ जो राजीव राय रहे हैं, जो हमारे यहाँ प्रवक्ता, सुनिए मेरी बात, सांसद जी, क्या उनके यहाँ पिछले चुनाव में रेड नहीं पड़ा था?
क्या ईडी का रेड उनके यहाँ नहीं पड़ा था? बिल्कुल पड़ा अरे था। सर, इस वो तरीके से तमाम अरे और सर, जो हमारे फिर नेता कह रही उनको हूं, मैं प्रताड़ित फिर करने कह का रही हूं, प्रयास किया आप गया कह रहे हैं था। पार्टी बिल्कुल दफ्तर किया। में सुनिए मेरी दोनों बात, में नहीं, जमीन आपने आसमान का रूबिका जी अंतर नहीं। है। ऐसे तो बहुत सारी जगह पर मेरी हुआ है बात सर, सुनिए। अब ये ऐसा बात नहीं बहुत है सारी भाई। जगह पर हुआ अब बातें आशीष नहीं भाई। करने देंगी तो फिर बात कैसे बन पाएगी? नहीं, कंप्लीट कर प्रोसीजर के तहत विपक्ष को ईडी अपना टारगेट काम कर करके रही है। चुनाव तमिलनाडु में भी जीतना, रेड पड़ी ये है, बहादुरी नहीं मध्य है। प्रदेश में भी पड़ी है, ये बहादुरी नहीं है। राजस्थान में भी पड़ी बहादुरी है, आप जमीन सब जगह पर पड़ी उतरिए, है रेड। काम क्या करिए, बहादुरी नहीं है? उसके बाद चुनाव जीतिए। तो बहादुरी क्या है कि ईडी का भ्रष्टाचार के आरोप आप पर CBI लग का जाए? इस्तेमाल, बहादुरी क्या है institutions कि का जब ईडी इस्तेमाल, काम कर ये रही बहादुरी है नहीं तो है। आप जाकर नहीं, बहादुरी क्या है सर? क्या आप फाइलें उठाकर ले आए, मोबाइल उठाकर ले आए, डीजीपी को लेकर वहां पहुंच जाए? बहादुरी किसमें है, मुझे ये बताइए। आप कोर्ट क्यों नहीं? ईशकरण भंडारी, मैं अब आपको डिबेट में लाना चाहती हूँ, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड एक चीज। दीदी 5.5 किलोमीटर का वो चला है, वो पैदल यात्रा निकालती हैं। यहाँ पर महुआ मोइत्रा और बाकी सारे सांसद जाकर गृह मंत्री के बाहर जो है प्रदर्शन करते हैं। क्या ये लोग ईडी को एक्सपोज नहीं कर सकते थे कोर्ट जाकर? रूबिका जी, ये पैदल यात्रा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो कोई गलत बात नहीं है। आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, वो आपका लीगल राइट है। गलत बात वो है जो कल हुई है। आप एक ऑनगोइंग रेड के अंदर, मैं जानना चाहता हूं क्या इस देश में 2 कानून हैं? किसी के घर पे, दफ्तर पे रेड पड़ रही हो, कोई तीसरा व्यक्ति वहां घुस के ज़बरदस्ती फाइलें उठा के उल्लंघन किए हैं, ये कैसे अलाउड हो सकता है? आप मान लीजिए सब बात सही है कि ईडी की रेड पॉलिटिकल पर्पस से थी इनके इंसान से। हर अक्यूज को लगता है कि उसके ऊपर जो रेड पड़ रही है वो किसी गलत रीजन से पड़ रही है, वो जेन्युइन रेड नहीं है। तो कल से हर व्यक्ति को जिसको लगता है उसके ऊपर रेड पड़ रही है और उसके दिमाग में वो रेड उचित नहीं है, वो इस तरह की हरकत कर सकता है, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर सकता है, उठा के वहां से ले जा सकता है। अगर नहीं ले जा सकता, ईडी उसी समय वहां पे उसको अरेस्ट कर लेगी, या सीबीआई अरेस्ट कर लेगी, या लोकल पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो ये जो हुआ है ये बड़ा सवाल करता है। कल नहीं, कोई पर आम ईशकरण नागरिक जी, पूछे ये कि जो मेरे आरोप मेरे लगाया मेरे जा हिसाब से रहा गलत है, मेरे पर ये जो गलत आरोप है। लगाया जा रहा है अजीज, हाँ नहीं, हाँ तो वो अजीज जी जो कह रहे हैं, यही बात बादल देवनाथ कहेंगे, यही बात ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये मेजा इस्तेमाल हो रहा है ईडी का। ये चूंकि सड़क पर उतर कर नहीं लड़ पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल किला नहीं भेद पा रहे हैं, इसीलिए ईडी को आगे बढ़ा रहे हैं कि चलो रेड मारो। रूबिका जी, अगर किसी, मैं एक सीए का एग्जांपल देता हूं, उनके दफ्तर में रेड पड़ जाती है तो वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रेड से कनेक्टेड नहीं होते। आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हैं, 10 कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 9 रेड में इन्वॉल्व नहीं होती, उन पे शक नहीं होता। डॉक्यूमेंट लगाते हैं, कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, डॉक्यूमेंट रिलीज करवा लेते हैं। अगर आपके कोई पार्टी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो रिलीज हो जाएंगे, और अगर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स है तो फिर बड़ा सवाल है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट ऑफिस में कहाँ से पहुंच गए। वो तो एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाएगी और अलग ही कानूनी कार्रवाई है। पर जो भी डॉक्यूमेंट जो मेन केस का हिस्सा नहीं है, बादल देवनाथ जी भी यहाँ पर है, मैं बस वही जानना चाह रही थी। हाँ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता था कि नहीं? बादल देवनाथ जी, बार बार बीजेपी ये कह रही है चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऐसा कौन करता है? मैडम, आज भी मैं वही बोलूंगा, ममता दीदी ने जो किया बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। क्योंकि आईपैक का ऑफिस कोई संस्था का, कोई कंपनी का ऑफिस नहीं है, वो हमारे आईटी सेल का ऑफिस है, पार्टी ऑफिस है। पार्टी के कामकाज वहां पर होता है, और पार्टी के कामकाज के सारे दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल और बहुत सारे फाइल लेकर चले गए। और कल तो कुछ और कह रहे थे, आज कुछ आप और कह रहे हैं। कल क्या कहा था बादल जी आपने मुझे? कल आपने क्या कहा था? रूबिका जी, नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाया था, जिताया था, इसी आईपैक ने कह रहे थे कि नहीं? तो ये अब कैसे किसी एक पार्टी की बपौती होगी आईपैक? ये तो बहुत सारे अलग अलग पार्टियों को चुनाव लड़वाती है ना? या फिर अब आईपैक को का मालिकाना हक टीएमसी ने ले लिया है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आईपैक का जो प्रधान था प्रशांत भूषण, वो अभी नहीं है, ये पार्टी के तरफ से बनाया गया है। प्रतीक जैन हमारा आदमी है, आईटी सेल का प्रधान है, और दीपांशु आईटी सेल का प्रधान है। आपको पहले समझना होगा। लेकिन आज संसद में क्या हुआ? अमित शाह का दफ्तर के बाहर में जब सारे संसद जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को उठा के बास में फेंका दिया और उसके वहां से थाने पर ले गया, 4 घंटा 5 घंटा अटक करके रखा। हाँ सर, वाह 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 बादल देवनाथ जी। सारे संसद को वहाँ वो सिक्योर इलाका, वहाँ पर कब प्रदर्शन आपने करते हुए लोगों को देखा है? बादल देवनाथ जी कुछ भी अटरम शटरम बोलेंगे। अरे प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर है ना, जाइए, आपको किसी ने रोका है?
हाँ, आप शांतिपूर्ण जाकर प्रदर्शन कीजिए। कल को आप मेरे घर पर आ जाएंगे कि मुझे तो रूबिका लियाकत के घर पर प्रदर्शन करना है, ऐसे थोड़ी आप कहीं भी पहुंच जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। हाँ, और सुनिए, वो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है जब आपके सांसदों को पुलिस उठाकर ले जाती है। और आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा ईडी के कामकाज में दखल डालता है, वहां से फाइलें उठाकर ले जाता है, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क उठाकर ले जाता है। लोकतांत्रिक मूल्य वहां पर नहीं है, संवैधानिक मूल्य वहां पर नहीं है। आपको पहले समझना होगा क्या गलत तरीके से नहीं समझानी क्या है। और अभी जो आपने नो बादल देवनाथ जी, अभी जो आपने जो आपको ईडी पसंद हो कि ना पसंद हो, ईडी किसी के दबाव में काम कर रही है एक बार के लिए, चलो ये भी मान जाए, लेकिन कोर्ट कहाँ है? ये क्या, अरे कोई रूल होगा इस लैंड का कि नहीं होगा कि जो जिसकी मर्जी में आएगा कर देगा, जिसकी मर्जी में जो आएगा कर देगा, क्योंकि उस राज्य का वो मुख्यमंत्री है। शिवम त्यागी जी जबरदस्ती कर रहे हैं, बादल देवनाथ कह रहे हैं जबरदस्ती की जा रही है। अरे सर रुकिए, आपने सर लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है राजनीतिक लड़ाई में। क्या प्रेसिडेंट आप इस वक्त जो है वो दुनिया को और देश को दिखाना चाह रहे हैं? शिवम त्यागी, आप लोग ईडी का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग डर गए। दीदी ने बड़ा सा एक लिखा है लेख पोस्ट पर। रूबिका जी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अराजकता और राजनीतिक ताकत का गलत इस्तेमाल का इससे एक्सट्रीम कॉकटेल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 2020 में केस फाइल हुआ, 270 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज अटैच हैं। विनय मिश्रा से लेकर अभिषेक बैनर्जी से लेकर अनुराग माजी तक तमाम लोग इसमें ऑलरेडी ईडी के चंगुल में हैं। आईपैक कोई इकलौती ऐसी फर्म है नहीं कि जो सिर्फ टीएमसी को सर्व करती हो। उसने वाईएसआरसीपी को भी सपोर्ट दिया है, उसने आप को भी दिया है, उसने डीएमके को भी दिया है। इनकी पार्टी का ऑफिस कैसे हो गया? अगर पॉलिटिकल लड़ाई ही लड़नी थी और वेंडेटा ही करना था तो सीधा सीधा इनके दफ्तर पर छापा लगना था ना, अभिषेक बैनर्जी के घर पर छापा लगता। लेकिन आईपैक उस कोल घोटाले में जो मनी ट्रेल जो कोल से पैसा मिला उसका गोवा में चुनाव लड़ा गया, आईपैक से उससे कनेक्शन जुड़ रहे हैं तो आईपैक में छापा मार दिया। अब ममता बनर्जी से कोई ये पूछे कि आप वहां जाकर फाइल उठा लाई, ऐसा क्या डर था भाई? बीच में नहीं बोलना आपके बादल जी। आईपैक से ऐसा क्या डर था ईडी से? ऐसा क्या डर था ममता बनर्जी को ईडी से? आईपैक के यहाँ क्या रखा था? घोटाले की फाइलें रखी थी। घोटाले, प्लीज मैं आपके बीच में बोला ही नहीं, कोई लाभ ही नहीं है इस बात से बोलने से। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में, कोई लाभ नहीं। नाम पे बर्बाद करते हो, देश को बर्बाद किया और बड़ा बड़ा बातें, पूरा डाकाते पार्टी, जुमला पार्टी, देश को अमित शाह सबसे बड़ा घोटाला आदमी है, उसका बेटा सबसे बड़ा घोटाला आदमी है, जिसका बेटा उसका बेटे को मेरा निवेदन है मुझे अपना पक्ष रख लेने दिया जाए, उसके बाद जितना मौका उनको बाकियों के समय में खूब चिल्लाने देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने समय में बोलना चाहता हूं। आपका नाम शिवम त्यागी थोड़ी है, मुझे पता आपका भी खून खोल रहा है। वहाँ वो मोइत्रा जो है बैंगन के बच्चे और पता नहीं क्या क्या, ये बागिन का बच्चा है, ये बैंगन का बच्चा है। आप यहाँ पर अलग ही लुढ़के चले जा रहे हैं थाली में। रुकिए ना सर, रुकिए, होल्ड ऑन। थैंक यू। दूसरा एक और चीज, कोर्ट में जब ये विषय पहुंचा तो गुंडागर्दी का स्तर ये देखिए कि वहां पर जज अपना जजमेंट तक नहीं पढ़ पाया, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं होने दी गई, गुंडागर्दी इस तरह से हो गई कि 14 तारीख मिल गई। आप एक चीज बताइए, आईपैक टीएमसी का ऑफिस है? नहीं है। आईपैक टीएमसी की ऑफिशियल ब्रांच है? नहीं है। जिस एड्रेस पर रेड हुई इसका टीएमसी से कोई लेना देना है? नहीं है। तो ऐसी कौन सी फाइल है आईपैक के पास रखी हुई है? और अगर आईपैक इतना करीबी है तो इसी वजह से तो घेरे में है भाई कि वहां पर कोल से रिलेटेड जितने भी घोटालों की फाइलें हैं उनको उठाकर ममता बनर्जी आई और ले गई। एक सवाल शिवम त्यागी जी, एक सवाल, मैं महाराष्ट्र में मौजूद हूँ, अजीत पवार जिनके लिए बार बार आप चक्की पीसिंग करते थे, अभी आप ही के साथ है। वहां तो ऐसी रेड कहीं होती हुई हमने नहीं देखी है। हाँ, लेकिन इसका मतलब आपके पास जो आ जाता है वहां पर रेड पट्टी लग जाती है और बाकी सब पर ईडी रेड मारती रहती है। बिल्कुल नहीं लगती। पहली बात ये, केसेस एज इट इज वहां पर हैं, और दूसरी बात ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट है ना भाई, कमाल का ये लाल किताब सिर्फ क्या लेके साथ में चलने के लिए है, विश्वास रखिए ना। आप कन्वीनियंटली उनको छोड़ देते हैं जो आपके पास होते हैं, बिल्कुल, और उनको धर दबोचते हैं जो आपके दुर्विरोधी होते हैं। किसी को धर नहीं दबोचा गया। मैं मानता हूं कि इस देश में कानून का काम और उसको इंटरप्रेट करना काम कोर्ट्स का है, फैसला सुनाना कोर्ट्स का काम है। और यहां पर अगर कोई भी ईमानदार है तो इतना डरकर भागकर किसी एजेंसी के ऑफिस जाकर फाइल चुरा कर लाने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने ममता बनर्जी को, बंगालियों ने ममता बनर्जी को इसलिए नहीं चुना है कि वो दूसरों के ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में जाकर फाइल चोरी करके लाए।
आप जनता के सामने आइए, अब एक बड़ी खबर और इस पर रिप्लाई कीजिए फिर मेरे दो और मेहमान। बड़ी खबर, शिवम त्यागी सुनिए, ममता बनर्जी कह रही हैं, यू विल पुट मी इन जेल, आई विल पुट यू इनसाइड अर्थ। ममता बनर्जी कह रही है कल का दिन मेरे लिए फिर पुनर्जन्म जैसा है। वोट चोरी से बीजेपी ने महाराष्ट्र जीता है, पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाएंगे। जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए और फिर मेरे दो और मेहमान। देखिए, ममता बनर्जी अगर ये सोच रही हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त उनके भतीजे और ये तमाम लोगों को बख्श दिया जाएगा तो चुनाव होते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। वो कितनी भी कोशिश कर लें, इन भ्रष्टाचारियों को बचा नहीं पाएंगी, नहीं बचा पाएंगी, नहीं बचा पाएंगी। बंगालीज का पैसा है, बंगाल का पैसा है, बंगाल के सोशल वेलफेयर के लिए लगेगा। उनके भतीजे के लिए कोई अकाउंट नहीं खुले हुए कि कॉल के घोटाले में से पैसा उड़ाओ और ले जाओ। अरे भाई नहीं, तो आपने भतीजे की दुखती नब्ज पकड़ी ना, मतलब कुल मिलाकर वहां भी कुछ गड़बड़ी चल रही है। हाँ, तहसीन पूनावाला, ममता बनर्जी ने जो कुछ किया है वो क्या एग्जाम्पल सही सेट किया है? कल को तो किसी के घर पे रेड पड़ेगी, वो पहुंच जाएगा सबूत छीन कर भागकर। बिल्कुल सही किया है सेट, और करना चाहिए। उल्टा अपने आप को उन्होंने रिस्ट्रेन किया, और करना चाहिए। जब भाजपा हारती है, ईडी को आगे करती है। आपका एक सवाल था अजीज साहब के साथ कि अखिलेश जी को परेशान नहीं कर रही ईडी। रूबिका जी, आपके के शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला था 2000 इसके पहले वाले चुनाव में, की थी रेड। वो गलत इत्तर वाले के घर चला गया था, 300 करोड़ निकला था। वो इत्तर वाला कहा जाता था, वो तो भाजपा के करीबी है, वो गया जेल के अंदर। बैंगलोर के अंदर भी ईडी ने रेड की इनके एक एमएलए के ऊपर, 8 करोड़ कैश निकला, गया जेल के अंदर। अरे मैं विपक्ष में 193 पॉलिटिकल रेड्स की है रूबिका जी। रूबिका जी 193 स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उनकी बात कर रही हूं। रूबिका जी 193 पॉलिटिकल रेड्स की ईडी ने, उसमें से 98% विपक्ष के ऊपर किए। और आपका सवाल था कोर्ट, शिवम ने भी कहा कोर्ट। छगन भुजबल साहब का मामला गया कोर्ट के अंदर, जब आगे भाजपा के अलायंस के अंदर उनकी फाइल घूम गई ईडी द्वारा। इसलिए ईडी का नया नाम मैंने रखा है बीडी, बजरंग दल। ये भाजपा का एक अंग हो गया है ईडी, और ये अफसरों को सोचना चाहिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग को इनको पकड़ना है। भाजपा के लिए लॉन्ड्री सर्विस का काम नहीं करना है। ये सारे आईपीएस आईआरएस अफसर को आपके शो के माध्यम से मैं कह रहा हूं, वक्त बदलेगा। आपकी वफादारी लाल किताब और नीले किताब के साथ होनी चाहिए। आपकी वफादारी किसी दो व्यक्तियों के साथ नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन तहसीन पूनावाला, आपका जो रिश्तेदार खानदान है उस पर तो केस 2013 में हुआ था, उन्हीं की सरकार थी और कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो कोर्ट को क्यों नहीं मानते हो भाई? नहीं, गांधी खानदान पर 2013 में केस हुआ। और छोड़ दीजिए इस बात को, यूपीए 1 यूपीए 2 में भारतीय जनता पार्टी ने 47 पीआईएल फाइल करी, उसमें से 32 केसेस हुए, करोड़ों पीआईएल फाइल। मैं तो कहता हूं भारतीय शिवम त्यागी भ्रष्टाचारी है, मान लीजिए। तहसीन पूनावाला पीआईएल क्यों नहीं करते? करो पीआईएल। अरे जब चोर खुद हो तो पकड़े भी खुद ही जाओगे भाई, कोई और थोड़ी ना पकड़ा जाएगा। गजब बात है, मतलब चोर बोलते हैं भाई। हम चुनाव हार नहीं रहे, 20 राज्यों में सरकार है हमारी भाई, हार नहीं रहे। जवाब सुन लो ना, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे आप केसेस? एक सेकंड आप ईडी जिसको बीडी बुला रहे हैं, बजरंग दल बुला रहे हैं, कीजिए ना केस, कौन रोक रहा है आपको? मैं उस पर भी आता हूँ। एक डेटा ये बताता है कि ईडी के ने पॉलिटिकल 2014 का 193 केसेस के 98 विपक्ष के ऊपर, और हमारे समय में 26 पॉलिटिकल केसेस थे 50-50 यूपी और एनडीए के ऊपर। इसलिए बताता कि ईडी को पॉलिटिकल करने वाले आप लोग हैं, और ये पॉलिटिकल लड़ाई कोर्ट में, जब तक कोर्ट में लड़ेगी तब तक आप फाइल में सारे नाम निकालोगे, कौन कहां से लड़ रहा है, उसका जेरोक्स निकालते आप दिल्ली भेज दोगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने फाइल लेकर गई और सही किया, और ज्यादा कठोरता से उनको पेश आना चाहिए था। ये तो बहुत नरमी से वो पेश आए, ये तो बहुत नरमी से पेश लेकर उसको मीडिया के सामने क्यों नहीं दिखा दिया? न्यूज़ 18 के कैमरास वहीं थे, दिखा देते ताकि वो आप लोग देख लो, ताकि आप लोग देखो किसका नाम है। एक्सपोज कर दे, क्यों नहीं किया एक्सपोज? मॉडल करना चाहिए। अरे वो फाइल वहीं पर थी तहसीन भाई, वो तो फाइल वहीं पर थी, कैमरा भी थे, वही खोलकर दिखा देती कि ये देखिए, ये मेरी पार्टी की प्रोसीडिंग्स की पिक्चर्स हैं, इनको आगे रख दीजिए। बीजेपी इसको पाना चाहती है, गजब बात हो गई। फाइल लेकर देख लीजिए किसका नाम है। तो बंगाल ने इसलिए चुना था क्या फाइल लेकर? आप देख लेंगे किसका नाम है। बंगाल ने इसलिए चुना था कि फाइल लेकर भागोगे। अरे इस देश में एक जमाने में गुजरात में रेड हुई थी मुख्यमंत्री रहते हुए, कोई फाइल लेकर भागे थे क्या? एक करके झारखंड में मुख्यमंत्री रहते हुए कोई फाइल लेकर भागे थे? दिल्ली में हुई थी। शिवम त्यागी, तहसीन पूनावाला, दोनों को रोक रही हूँ, दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। मैं आपसे सीधे तौर पर एक ही सवाल पूछ रही हूँ, और सवाल क्या है? सवाल ये है कि मान लीजिए ईडी का बेजा इस्तेमाल, प्रेशर डाल करके चिट निकाल दी, भाई आज हमारा विपक्ष का नेता ये वाला है, इसके यहाँ पर रेड डालनी है। मैं पूछ रही हूँ शुभ्रास्ता जी, वो रेड पड़ कैसे जाती है?
भाई कोई तो किसी तरह का कोई तो टिप ऑफ होगी, कोई सबूत होगा, कोई ठोस उनके पास कोई ऐसी जानकारी होगी, वरना ऐसे कहीं भी किसी के भी घर जाके कुछ भी किया जा सकता है। जी रूबिका जी, मैं इस पूरे प्रकरण को लोकतांत्रिक ऑडिट की तरह देखती हूँ। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं होता है, वह सत्ता पर निगरानी रखने की व्यवस्था भी है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार चला रही है वेस्ट बंगाल में, वहां पर कोई किसी भी मुद्दे को लेकर के कुछ भी सवाल पूछता हो, सीधे चली आती है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। अब पूछने वाली बात तो यह है ना कि कोई भी निजी संस्था के पास चुनावी रणनीति, मतदाता डेटा, बड़े वित्तीय प्रवाह के साथ अगर केंद्रित हो जाता है ये सब कुछ, तो ये समस्या है। मैं नहीं कह रही हूं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर ये है तो वो सिर्फ एक कंपनी नहीं रहती, वो लोकतांत्रिक शक्ति का केंद्र बन जाती है। और फिर एक लोकतंत्र में ऐसी संस्थाओं पे जांच हो, ये दमनकारी तो है नहीं, ये सिर्फ लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है। मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में ही देख रही हूँ। देखिए, मैं खुद मैं स्टेक होल्डर हूँ इस पूरी बहस Absolutely, शुभ्रास्ता, I was coming to that point कि मैं कह रही हूँ, आप खुद भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनाती आई हैं अलग अलग पार्टियों के लिए, लेकिन मुझे बताइए क्या ये संभव है जो कल हुआ है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने वाली, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा इस तरीके की एडवाइस और सजेशन देने वाली किसी कंपनी पर रेड हो और अचानक वहाँ प्रदेश की मुख्यमंत्री पहुँच जाए और वहाँ से सामान इकट्ठा करके वहाँ से निकल जाए, ये कहते हुए कि हमारा सामान चोरी हो रहा है? ये कितना जायज़ है? बहुत कूल लगता है बोलने में कि हम आइडियोलॉजिकली एग्नोस्टिक तरीके से हम राजनीति में काम करेंगे। भारत में ऐसा संभव नहीं है। न तो हम अभी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के राजनीतिक परिवेश में जी रहे हैं, यहाँ के अपने संदर्भ हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको डेटा के साथ ट्रस्ट कर रही है, आप बिना आइडियोलॉजिकल फिडेलिटी के साथ अगर आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन खैर, मैं इस डिबेट को उतना बड़ा नहीं करूँगी। सिंपल सी बात है, अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के डेटा चुराने की बात अगर ममता बनर्जी कर रही है, जायज़ है। लेकिन अगर सरकार से रिलेटेड किसी भी डेटा की बात है, वो किसी प्राइवेट संस्था के पास अगर है, तो सवाल उठाए ही नहीं जाने चाहिए। इस पे तो बहुत लंबी चौड़ी जांच बैठनी चाहिए। क्यों किसी के पास डेटा हो सरकार का? और अगर सरकार का डेटा हो तो फिर आप और हम क्यों नहीं पूछने को, ये हमारे पास ये राइट्स क्यों नहीं हो, पावर क्यों नहीं हो पूछने के लिए कि क्यों है डेटा? भाई मैं फिर से कह रही हूँ, बिकॉज मैं स्टेक होल्डर हूँ, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि ये इस पूरे रेड को विपक्ष बनाम सरकार की तरह नहीं देखना चाहिए, लोकतांत्रिक ऑडिट की दृष्टि से देखना चाहिए। एक चीज और हमें समझना होगा कि चुनावों में जो हम लोगों की डेटा है, जिसके बारे में ममता बनर्जी एकदम बहुत अग्रेसिवली आकर के कह रही है, हमारे लोगों के डेटा की बात है, भाई वो वोटर्स हैं। वोटर्स का डेटा, हाँ। ये एक कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही महीन रेखा होती है एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म की और लोकतांत्रिक बहसों की। आप इसको इतना ग्रे मत कर दीजिए कि फिर हम जैसे लोगों पे सवाल उठना शुरू हो जाए। राजनीतिक परामर्श एक्चुअली एक बिजनेस मॉडल है। तहसीन पुनावाला, ओके, जो शुभ्रास्ता कह रही हैं, मतलब ये वो कह रही हैं कि इसको पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? ये प्रोसीजर है, वो अपनाया जा रहा है, और उसके अंदर इस तरीके से आकर ये बताना कि नहीं हम मसल फ्लेक्स करेंगे, हम तो सही कर रहे हैं, आकर दिखाए, तो फिर आप लोकतंत्र के बारे में किसी तरह का कोई ज्ञान दीजिए मत। फिर ईडी लोकतंत्र का प्रोसेस फॉलो कर रही। 2020 के केस में 2025 में कोलकाता में रेड कर रही, झारखंड वाले केस के अंदर अचानक से जैन साहब के घर में। और अगर 2020 का केस था तो 2025 में जब वेस्ट बंगाल में चुनाव है, आज उनको सबूत मिला तो कुछ महीने और नहीं रुक जाते। दरअसल वो टीएमसी के कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, कहां से कौन कैंडिडेट लड़ेगा। क्यों नहीं जाते हैं तहसीन? नो इफ नो बट, मैं कह रही हूं इनको आप जमीन पर आप घसीटिए ना, लाइए जमीन पर, क्यों नहीं जा रहे? घसीटा ना, जमीन पे लाया। मैं तो वही कह रहा हूँ, और भी करना चाहिए था। ये तो ममता बनर्जी बहुत डिसेंट है, केरला मॉडल करना चाहिए था। जिस दिन तहसीन मुख्यमंत्री बनेगा और इस तरह की हरकतें कोई एजेंसी की, उस दिन रूबिका जी आपके शो में देखना मुख्यमंत्री क्या करेगा। अच्छा, तहसीन जी मुख्यमंत्री बनने के पहले प्लीज तहसीन पुनावाला, आप जिस पार्टी को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, वो पार्टी में प्रवक्ता तो आप बन नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जिस दिन तहसीन पुनावाला मुख्यमंत्री बन जाएगा तो डिसाइड कीजिए ना, फिर देन चूज अ बेटर पार्टी। अपनी पार्टी भी चालू करूंगा, उसमें थोड़ी बनना है। अच्छा, हाँ, उसमें बनता तो आपके शो में फिर नहीं, तो आइडियोलॉजी उनकी लेकर चलेंगे अपनी पार्टी। तो आपको बॉयकॉट करते हैं। नाउ वी आर नॉट हियर टू डिस्कस तहसीन पुनावाला, वी विल डिस्कस तहसीन पुनावाला सम अदर टाइम। लेकिन शुभ्रास्ता कुछ पूछना चाहती है। आपने बोला तो मैंने कहा और भी स्टक होना तहसीन, मैंने वो बोला।
मेरे इतने मतलब मेरे 15 चुनावों का अनुभव है, एक चुनाव में हारी नहीं हूँ। मैं बहुत विनम्रता से आपसे कह रही हूँ, इतना सेंसिटिव डेटा कि आपके चुनाव आपके कैंडिडेट्स कौन होंगे, ये किसी भी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के ऑफिस में ऐसे ही फेंक करके ये डेटा पड़ा हुआ नहीं रहता है। इट जस्ट डजंट हैपन। आप टिकट देने के एक रात पहले तक तो कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि हमें खड़ा किया जा रहा है। क्या बात करते हैं आप? No, you're क्या right. आर यू नॉट अवेयर? आर यू नॉट अवेयर Of कि course, किस मैं तरीके वही की बता रहा अटकलें हूँ। लगाई जा रही सुभाष लाल, explain to you क्या था? बोल Just रहे 10 हैं। seconds. और दूसरी बात ये है कि मान लेते हैं, चलिए मैं आपकी बात मान लूं, एक मिनट मैं इसको explain कर दूं शुभ्राज कि लाल। ममता एक बनर्जी ने किस विधानसभा से किसको लड़ाना था, ये डेटा दिया हुआ था आईपैक को। आईपैक जो भी हो, आईपैक के सारे सर्वेस खत्म हो गए इतने दिन पहले, सब कुछ सही बात है। दे हैड प्रिपेयर्ड द लिस्ट। ये इतने बिकाऊ लोग हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी का एक फोन जाएगा और सारे कैंडिडेट बीजेपी की तरफ चले आएंगे? क्या बात कर रहे हैं वो आप? नहीं है। एक सेकंड नहीं, ओके, अभी तैसी, मैं 30 आपको सेकंड, समझा देता हूं। उसके बाद शिवम, 30 हाँ, seconds। और बादल देवनाथ अजीज भाई, हाँ। करेक्ट, ये वो डेटा था हर क्षेत्र में सबसे पहला, क्योंकि टीएमसी की सीट के लिए 4 कैंडिडेट्स है, कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है। और अगर पता चलता बीजेपी को किसको टिकट मिल रही किसको नहीं, वो फिर उसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते, उसमें फूट डालने की कोशिश करते। इसलिए ये सेंसिटिव डेटा है। मैं जानता हूँ शुभ्राष्ट्र को के पास डेटा होता, वो कुछ भी करती, डेटा नहीं देती, तभी तो शुभ्राष्ट्र 15 चुनाव जीती है। मैं जानता हूँ ये बात, ये डेटा सेंसिटिव हाँ, तो शुभ्रास्ता इसीलिए 10 जगह पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम नहीं कर रही हैं, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल। वो अलग विषय है, आई एग्री विद। नहीं, वो अलग नहीं, एक्चुअली मैं यही कह रही हूँ, विषय यही है। बट यहाँ पर ईडी की बात हो रही है। देखिए तहसीन, आप भी यंग हैं और मैं भी एज अ यंग कंसल्टेंट एक बात कह रही हूँ। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का है और ममता बनर्जी के बिहेवियर का है। आज जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा था और जो कुछ भी वहां पश्चिम बंगाल में हो रहा था, इन दोनों को राजनीतिक चश्मे के अलावा कोई और चश्मा दिखता है जिससे देखा जा सकता है? ईश्वरन भंडारी, रुबिका जी देखिए, जैसे बात ना हम गोल गोल घुमाई जा रहे हैं। बात ये नहीं है कि कंसल्टेंसी फर्म क्या थी, कंसल्टेंसी फर्म के पास डॉक्यूमेंट क्या। बात बहुत सरल है कि किस तरह आप ऑनगोइंग रेड के अंदर इस तरह जाते हैं। ये बाहुबल है। एक तरह से आप कहते हैं कि मैं रेड होने नहीं दूंगा, और ये अगर आप रेड ना होने दें तो ये हर देश में हर कानून में अपराध है। हमें ये बात पे बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो सवाल उठा रहे थे तहसीन, ईडी कहाँ रेड मारती है, ईडी की पावर्स क्या हैं, ईडी क्या फेयरली काम करती है, तो 36 बारी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं ये कानून चैलेंज करते हुए, ईडी की फंक्शनिंग चैलेंज करते हुए, डाटा देते हुए ईडी किसको प्रोसिक्यूट कर रही है, डाटा देते हुए कितनी कन्विक्शंस हुई हैं, आपको पता है कितनी चार्जशीट डली हैं। जांच एजेंसी का काम होता है कोर्ट में चार्जशीट डालना कि हमने अपनी जांच पूरी कर दी है। उसके बाद कोर्ट प्रोसीजर है, ईडी के हाथ में ही नहीं है। और जिन जिन लोगों पे ईडी चार्जशीट करती है वो इतने पैसे वाले होते हैं, हम भी वकील हैं, हमें पता है कि आपको इस देश में कानून में कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एज ए अक्यूज कि आप सुप्रीम कोर्ट तक हर बात को चैलेंज कर देते हैं। इंटरिम ऑर्डर्स तक तो लोग चैलेंज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ईडी चार्जशीट डालते ही अपना काम खत्म हो जाता है ईडी का। तो बार बार ईडी ने कितना प्रोसीजर। बादल जी समझ में आ रही है आपको ये बात? ईडी का काम है चार्जशीट फाइल करना, जो प्रोसेस है वो कोर्ट की तरफ से होगा, सजा देनी है वो कोर्ट देगा। तो फिर बीच में आकर इस तरीके से राजनीतिक उछल कूद कितना सही? मैडम मैं 1 मिनट समय मांगूंगा, मुझे टोकिए मत। सबसे बड़ा बात है ये वकील है, इनको पता नहीं है ईडी हो सीबीआई हो कोई भी संस्था कोई भी प्रोसेस में अचानक रेड नहीं कर सकता। इसके लिए वो कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, हाईकोर्ट का या मुख्यमंत्री या राज्यपाल का परमिशन। किसी के पास कोई पता नहीं है। एक वो जो आप आईपैक कर रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ वो कोई कंपनी नहीं है, कोई कुछ सामान बनाता नहीं है। उसका काम है पूरा 294 बंगाल छोटा सा स्टेट नहीं है, 10.5 करोड़ लोगों का स्टेट है और इसमें 294 विधानसभा 42 लोकसभा सीट है। और ऐसे टिकट नहीं होता है, एक आदमी को पूछ के जान के तब को विधानसभा का टिकट मिलता है। बंगाल में जो राजनीति, बंगाली लोगों को जो राजनीति खून में रहता है और ऐसे कोई भी व्यक्ति अचानक टिकट नहीं मिलता तृणमूल कांग्रेस में। ये आपको जानना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अचानक टिकट नहीं देता है। ये पॉलिटिकल संस्था पूरा जांच करता है, लोगों ने मैंने सुना बादल जी आप कह रहे थे, बादल जी मैंने सुना, अब रुकिए। आपने कहा अनइंटरप्टेड यू वांट टू स्पीक समथिंग, आपने अपनी बात कही है। शिवम त्यागी अब इसका जवाब दीजिए। थैंक यू। पॉलिटिकल पार्टी बार वो ये कह रहे हैं आपका अटैक पॉलिटिकल पार्टी पर है, किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर।
थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ईडी शेड्यूल्ड क्राइम पर काम करती है, जिस विषय में ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी हो। कल ईडी ने जब कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा कि हम सबूतों के आधार पर, हमारे पास सबूत हैं, हम उसके आधार पर आईपैक के ऑफिस को रेड करने गए थे। इन पैरेलल यूनिवर्स, जब कभी तहसीन पूनावाला मुख्यमंत्री बनेंगे तब इंतजार नहीं करेंगे हम रेड करने का। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप बार बार बोल रहे, पहले फाइलें चोरी करने के लिए, पैसे चोरी करने के लिए चोर होते थे, अब तो चुने हुए लोग चोरी करने लग गए भाई आंखों के सामने। शिवम त्यागी नहीं बोले ना, आप ऐसे हैकल करेंगे कैसे चलेगा सर, कैसे चलेगा बताइए? बीच में मत बोलिए ना, आप उनको बात करने दीजिए। आपको रिबटल करना है मुझे बता दीजिए, मैं आपको मौका दे दूंगी। बहुत साफ बात है, इस केस को बस इतना सा समझने की जरूरत है। केस में ममता बनर्जी के भतीजे का नाम ऑलरेडी है, विनय मिश्रा का नाम ऑलरेडी है, 270 करोड़ की अटैचमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। ईडी ने कहा है कि हमारे पास आईपैक के खिलाफ सबूत हैं, हम उस पर सर्च करने गए थे। ममता बनर्जी वहां पर सबूत हटाने गई थी, सबूतों को चोरी करने गई थी। यह काम पहले चोरों का होता था, अब विषय बदल गया है। कोर्ट में भी जिस तरीके से अराजकता हुई है यह बर्दाश्त होगा नहीं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल इस देश के कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, देश का हिस्सा है। इस देश में जैसे संविधान को लहराते हुए घूमते हो, उसी संविधान की अंतर्गत ये बंगाल आता है, वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोसेस असंवैधानिक नहीं है। फिर इस बात को लेकर बार बार ये कहना कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है, कितना जायज? देखिए रूबिका जी, बहुत क्लियर है, 2-3 लाइन है, इसको क्लियर कर लें। एक तो 2020 का एफआईआर है, 2026 जब 3 महीना चुनाव बचा हुआ है नहीं भैया, और इस तरीके का रेट पड़ रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी को बड़े लेवल पर टारगेट किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन और रेड हो चुकी है, पौने 300 करोड़ सुनिए भाई यार, एक मिनट शिवम, भाई शिवम नहीं, अब रोकिए रूबिका जी, रोकिए, मुझे कंप्लीट करने दें। नहीं, अब आप ये तरीका नहीं, सुनिए मेरी बात। देवनाथ कर रहे थे, होल्ड कीजिए ना, होल्ड कीजिए, पहले सुन लीजिए अजीज खान को, उसके बाद मैं मौका दूंगी आपको। सीनियर आदमी है अजीज खान, सीनियर प्रवक्ता। सुनिए, आप, मैं ये कह रहा था 2020 का केस अभी ठीक है, रेड मारना था, चुनाव हो जाता 3 महीने बाद या उससे पहले, साल भर पहले हो सकता था, लेकिन नहीं। इस वक्त जो बहुत क्रूशियल फेज है, डराने धमकाने का काम, ताकि वहां पर ममता जी डर जाएं, एक बात। और ये इससे पहले हुआ है, आपने देखा दिल्ली में सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ क्या हुआ, झारखंड में सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ क्या हुआ। शायद आप कमतर क्यों आंक रहे हैं ममता बनर्जी को? इतिहास में चीजें नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं शायद इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और उसको जेल में डाला जाए। तमाम तरीके के ऐसी कार्य हुए हैं जो वाकई में दुखद हैं, और ये सिर्फ इसी रेज्यूम में हुआ है। आप देखिए ना, इसी रेज्यूम में हुआ है पिछले 10 साल में, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। आपने दिल्ली में देखा क्या हुआ सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ, झारखंड में देखा क्या हुआ। नहीं, आप अरे सर गजब कर रहे हैं, आप भूल गए। अरे वो पिछला रिजीम भूल गए, जब मुख्यमंत्री को थाने में 9-9 घंटे बिठाया गया था। बस याद दिला रही हूँ, प्रोसेस इज अ प्रोसेस तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। शिवम त्यागी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं बस वही कहना चाहता था जो रूबिका जी आपने बोला, बहुत सीधी बात है। इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री है उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए, नहीं हो सकता। इस देश में कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष है, कोई कंपनी जो है मुख्यमंत्री की पार्टी के लिए काम करती है, उनके लिए चुनावी स्ट्रैटेजी बनाती है। अभी 2 महीने बाद चुनाव है, अभी मत करो बाद में करो। इस देश में हर 2 महीने में चुनाव होते हैं, ऐसे ही छोड़े घूमते रहेंगे क्या? जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार में इन्वेस्टिगेट होगा, और अगर आप सही हैं, ईमानदार हैं, तो ट्रायल फेस कीजिए। इस देश के बड़े बड़े नेताओं से लेकर और आज तक तमाम जितने भी नेता हैं, सबने ट्रायल फेस किया है। इतना डर किस बात का है? और फाइल लेकर भाग रहे हैं, इससे छिछली हरकत क्या ही हो सकती है? फाइल लेकर भागने की क्या जरूरत है भाई? अगर आप ईमानदार ही हैं। और सुनिए, अभी कैंडिडेट्स के आपने क्या सर्वे किए होंगे ना, सर्वे में डिसाइड हो गया कि एक ही कैंडिडेट फाइनल होना है, उसी को टिकट मिल जाएगी और वही जीत जाएगा। कैसी बातें करो, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? कुछ नहीं है, चोरी पकड़ी गई है, भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, सड़क से लेके ऑफिस से लेके कोर्ट तक सबको रैंसम पर लाया जा रहा है, अराजकता फैलाई जा रही है, राज्य सरकार में है, बंगाल के लोगों का हक खाया जा रहा है, पैसा खाया जा रहा है। इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है जिसको चक्की पिसाने वाले थे ईडी के माध्यम से भाजपा में लिए, जिसके आरोप लगाए लुइस बर्जर स्कैम में उनको मुख्यमंत्री बनाए। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ने का काम नहीं, बीजेपी के लिए लॉन्ड्री सर्विसेज का काम करती है। ममता बनर्जी ने सही किया, और भी कठिन होना चाहिए, और कोर्ट में जाना सबका संवैधानिक अधिकार है। मैं सिर्फ एक बात कहती हूं, आप लोग इस बात को नहीं समझते हैं। आप लोग कोर्ट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप कोर्ट जाइए, और मैं कह रही हूँ एक्सपोज कीजिए,
क्यों ऐसा है कि कोर्ट कभी भी इस प्रोसीजर को या इस तरह की कार्रवाई को वो सिरे से खारिज नहीं कर रहा है? क्या वजह है? और क्यों उसी जगह, भाई कहां जाकर आप कुछ रेड डालेंगे जहां पर आपके पास किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग टिप ऑफ होगा? होने दीजिए प्रोसेस, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।